हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से संबंधित मध्य प्रदेश जीके की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इन चारों में से विश्वामित्र पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रशिक्षक, कोच, ट्रेनर को दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है, जो 3 कोच को दी जाती है। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्हें एकलव्य अथवा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एकलव्य पुरस्कार जूनियर वर्ग से संबंधित है, विक्रम पुरस्कार सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, पूरा जीवन किसी खेल के कोच के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1994 से की गई थी और यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के कोच को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है। हम पहले भी देख चुके हैं, विश्वामित्र पुरस्कार कोच या खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है एवं इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में की गई थी और यह मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो किसी खेल प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी, गोटमार खेल छिंदवाड़ा में प्रचलित है। दोस्तों, जाम नदी के किनारे छिंदवाड़ा जिले के पांडोरना क्षेत्र में गोटमार का मेला या खेल आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपया मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को प्रदान किए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रदेश के खेल पुरस्कारों की राशि, जो कि वर्ष 2021 से दोगुनी कर दी गई है। दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए 2021 के पहले यह 50,000 रुपये हुआ करती थी। विक्रम खेल पुरस्कार 2 लाख, विश्वामित्र पुरस्कार 2 लाख, प्रभाष जोशी पुरस्कार 2 लाख रुपए। प्रश्न क्रमांक 7, विश्वामित्र पुरस्कार से संबंधित निम्न में से कौन से कथन हैं। हमें सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों, विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। संशोधित पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। दोस्तों, यह कथन भी सही है। 2021 से पहले यह राशि 1 लाख रुपया हुआ करती थी। कथन 3, इस पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दोस्तों, यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों विकल्प सही हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार की, जिसकी शुरुआत 1994 में की गई थी एवं इसमें पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए किसी भी खेल प्रशिक्षक या कोच को प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार एक बार में 3 कोच को दिया जा सकता है। इस पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8, किस पारंपरिक खेल के लिए
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों मलखंभ खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार मलखंभ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न क्रमांक 9, वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था एवं यह मलखंभ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, मलखंभ पुरस्कार की संशोधित राशि क्या है? दोस्तों यहाँ पर प्रभाष जोशी पुरस्कार की राशि के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, 2 लाख रुपए 2021 में संशोधित राशि है। 2021 से पहले इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपया हुआ करती थी। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण पुरस्कार गलत है। गांधर्व पुरस्कार भी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1994 में विश्वामित्र पुरस्कार के साथ ही की गई थी। अर्जुन पुरस्कार का संबंध भी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं एकलव्य पुरस्कार की। दोस्तों इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग अर्थात जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है के 15 खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए होती है और यह संशोधित राशि है जिसमें संशोधन वर्ष 2021 में किया गया था। इस संशोधन के पहले इस पुरस्कार में 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 12, एकलव्य पुरस्कार से संबंधित निम्न 3 कथनों में से हमें सही कूट का चयन करना है। दोस्तों इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई। यह कथन पूर्णतः सत्य है। इसकी संशोधित पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। दोस्तों कथन 2 भी सत्य है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों यह कथन गलत है क्योंकि यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। जूनियर वर्ग कहने से तात्पर्य मेरा है कि ऐसे खिलाड़ी जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं एकलव्य पुरस्कार की, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई एवं इसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है जो कि पहले 50,000 रुपए थी 2021 के संशोधन के पूर्व। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों यदि प्रश्न यह आता है कि मध्य प्रदेश में जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको ऐसे ऑप्शन पर टिक करना होगा जिसमें लिखा होगा 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी। प्रश्न क्रमांक 13, एकलव्य पुरस्कार संबद्ध है। तो दोस्तों एकलव्य पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और यह मध्य प्रदेश के जूनियर खिलाड़ियों से संबंधित है। दोस्तों हमें प्रयास करना है कि हम हर प्रश्न से संबंधित अनेक तथ्यों को एक साथ कवर करें, जिससे कि आप एक बार इस वीडियो को देखें और आपके एग्जाम के लिए आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को तैयार कर पाएं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार की राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 1 लाख रुपए संशोधन के बाद। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों एकलव्य पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कनिष्ठ या जूनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं विक्रम पुरस्कार के बारे में। दोस्तों इसकी शुरुआत 15 मई 1990 को हुई थी।
दोस्तों एकलव्य की शुरुआत हुई थी 1994 को एवं विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत भी 1994 को ही की गई थी। दोस्तों विक्रम पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी को जो 2021 से 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए होती है। यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपए। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी एवं इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न क्रमांक 19, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है एवं इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। प्रश्न क्रमांक 20, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से मध्य प्रदेश में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 15 मई 1990 से मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है और यह मध्य प्रदेश के सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों से संबंधित है। दोस्तों आशा करते हैं अब आपको 3-4 फैक्ट विक्रम पुरस्कार के बारे में अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? दोस्तों मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। इसको वर्ष 2013 में हमने राज्य खेल या राजकीय खेल का दर्जा दिया। इस हेतु प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों को दी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं मलखम्ब के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया और मलखम्ब 2 प्रकार के होते हैं, लटकन मलखम्ब एवं रस्सी मलखम्ब। लटकन मलखम्ब की यदि हम बात करें तो यह सागौन की लकड़ी के पोल की सहायता से किया जाता है एवं रस्सी मलखम्ब में हम रस्सी की सहायता से प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन करने वाले को उरी कहा जाता है। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न शब्दावली से भी बन सकता है कि उरी शब्दावली का संबंध किस खेल से है। आपको आंसर करना होगा उरी शब्दावली का संबंध मलखम्ब खेल से है। प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों यह बहुत ही फेमस अकादमी है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में 14 मलखम्ब केंद्र स्थापित किए गए हैं। मलखम्ब क्षेत्र में खेल के लिए प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। यदि हम चर्चा करें मध्य प्रदेश के प्रमुख मलखम्ब खिलाड़ियों की, इनमें शामिल हैं हर्ष यादव, चिंतामणि कश्यप, चंद्रशेखर चौहान एवं अजय वक्तारिया जी। प्रश्न क्रमांक 24, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी मलखम्ब। किस वर्ष मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को राज्य खेल घोषित किया? हम पहले ही देख चुके हैं, वर्ष 2013 में मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया गया। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की। दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी भोपाल में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मध्य क्षेत्रीय शाखा भोपाल में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण SAI साई है। प्रश्न क्रमांक 27, साई सेंट्रल रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन पहला वाला ही है, बस इंग्लिश में आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी भोपाल में SAI का रीजनल सेंटर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में डॉक्टर चंद्रा नायडू का निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध थी डैश। दोस्तों देश की पहली महिला क्रिकेट एम्पायर थी डॉक्टर चंद्रा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर चंद्रा नायडू की। दोस्तों यह भारतीय पूर्व क्रिकेटर CK नायडू की पुत्री थी और देश की पहली महिला कमेंटेटर थी। इनका निधन 2020 में इंदौर में हो गया। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की। दोस्तों मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमय खुरसिया ने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला। अब हम चर्चा करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमय खुरासिया के बारे में। दोस्तों अमय खुरासिया का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले इन्होंने आईएएस परीक्षा पास की और वे इंडियन कस्टम्स एवं सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। दोस्तों इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया, लेकिन इन्हें टेस्ट मैच में पदार्पण करने का मौका नहीं मिला। प्रश्न क्रमांक 30, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों मुश्ताक अली का संबंध क्रिकेट से था, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कैप्टन सैयद मुश्ताक अली का जन्म इंदौर में हुआ था। विदेशी धरती इंग्लैंड पर शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे। यह शतक इन्होंने 1936 में बनाया था। दोस्तों काफ़ी पुरानी बात है। पद्मश्री से सम्मानित कैप्टन के नाम से मशहूर मुश्ताक अली का निधन 2003 में हो गया। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि कैप्टन के नाम से मशहूर निम्न में से कौन से क्रिकेटर थे? तो आपको मुश्ताक अली ऑप्शन पर टिक करना होगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की। दोस्तों मध्य प्रदेश का यह क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था, वह कौन था? तो दोस्तों सैयद मुश्ताक अली विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न क्रमांक 32, विषम जोड़ी कौन सी है? तो दोस्तों जेएस वर्मा, ऑप्शन ए। इसके सामने कानून एवं न्याय लिखा हुआ है, यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, किशोर कुमार संगीत एवं बॉलीवुड से संबंधित थे, यह कथन भी सही है। रमेश चंद्र अग्रवाल, इनका संबंध व्यापार एवं समाचार पत्र से है, यह कथन भी सही है। मुश्ताक अली हॉकी खेल, दोस्तों यह कथन गलत है और प्रश्न में विषम जोड़ी को पूछा गया था, अर्थात जो जोड़ी मेल नहीं खाती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मुश्ताक अली जिनका संबंध क्रिकेट से है, उनके सामने हॉकी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में 4 ऑप्शन में से एकमात्र विषम जोड़ी है। प्रश्न क्रमांक 33, दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल कूद एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल कूद एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग राज्य खेल कूद एवं युवा कल्याण निदेशालय का गठन 1 अक्टूबर 1975 को किया गया। दोस्तों 1981 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया। यह भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 34, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में किस नगर में की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी में की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल एसोसिएशनों की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन भी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर, मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर में है। इसके अलावा जबलपुर में ओलंपिक एसोसिएशन है। तो दोस्तों हमें एक साथ जबलपुर से संबंधित एसोसिएशन को याद रखना है, जिससे हमें याद करने में आसानी हो। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक एसोसिएशन जबलपुर में है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक एसोसिएशन जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है वह जबलपुर में है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन को अलग से याद रखें जो कि इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन भोपाल में है। आप एथलेटिक्स को अलग मानिए, भोपाल की राजधानी में बहुत भाग दौड़ होती है और दौड़, रनिंग वगैरह एथलेटिक्स में आता है। तो आप याद रख सकते हैं कि एथलेटिक्स एसोसिएशन भाग दौड़ जहाँ पर होती है भोपाल राजधानी वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा क्रिकेट और स्नूकर इंदौर में स्थित है। अब 5 नाम आप एक साथ लीजिए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, ओलंपिक। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, ओलंपिक।
यह पांचवा एसोसिएशन जबलपुर में स्थित है। दोस्तों अब से हम अपने पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि एक साथ यदि कोई तथ्य मिलते हैं तो हम उनको यथास्थान याद कर लें, हमें आगे पुनः उसको याद करने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की। दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल कूद नीति किस वर्ष में अनुमोदित की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल कूद नीति वर्ष 2005 में अनुमोदित की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की खेल कूद नीति के बारे में, जो कब अनुमोदित की गई थी? दोस्तों वर्ष 2005 में अनुमोदित की गई थी। इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों को हम देखते हैं। दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, मध्य प्रदेश में खेल कोष की स्थापना करना, जिला स्तर पर खेल परिसर की स्थापना करना, ग्रामीण स्तर पर खेल मैदानों की स्थापना करना, शिक्षक भर्ती में खिलाड़ियों के प्राप्तांक को प्राथमिकता देना। यह प्रमुख उद्देश्य मध्य प्रदेश खेल कूद नीति 2005 के थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? खिलाड़ियों को हमें सरकारी नौकरी प्रदान करनी है। नीति में यह बात नोटिस कर दी है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, जिससे पूरे मनोबल के साथ वह खेल पर ध्यान दें एवं अपनी प्रतिभा को निखार सकें। साथ ही साथ उनको सरकारी पद प्राप्त करने से भी वंचित ना होना पड़े। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए खेल कोष की स्थापना करने की बात भी नीति में की गई थी। दोस्तों खेल कोष की स्थापना होगी तो खिलाड़ियों के लिए हम उस कोष की सहायता से बेहतर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे, जिससे कि वह हमारा प्रतिनिधित्व या हमारे देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर पाएं एवं अपने खेल को मजबूती प्रदान कर पाएं। जिला स्तर पर खेल परिसर की स्थापना की बात भी नीति में करी गई थी, क्योंकि दोस्तों हर खिलाड़ी किसी न किसी छोटे क्षेत्र से आता है। यदि उसको जमीनी स्तर पर या उसके आसपास ही खेल परिसर उपलब्ध करवा दी जाती है तो वह बहुत ही कम उम्र से उस खेल में निखार लाने का प्रयास करने लगता है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर भी खेल मैदानों की बात खेल नीति 2015 में की गई थी। शिक्षक भर्ती में खिलाड़ियों को प्राप्तांक को प्राथमिकता देना, यह बात भी इस नीति में करी गई थी। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो कि अभय खेल प्रशाल नाम से जाना जाता है, इंदौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है अभय खेल प्रशाल। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है और यह मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण 1994 में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 37, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर और इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की। तो दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, यह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। इस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था। इसके बाद हम बात करेंगे होलकर उषाराजे स्टेडियम की। यह इंदौर में स्थित है। इस स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया था। तो दोस्तों यदि आपको प्रश्न आता है कि रूप सिंह का संबंध किस खेल से है, कैप्टन रूप सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आपको क्रिकेट पर टिक नहीं करना है। इनका संबंध हॉकी से था, आपको याद रखना है। क्रिकेट स्टेडियम इनके नाम पर बना हुआ है, लेकिन रूप सिंह जी का संबंध हॉकी खेल से था। आने वाले प्रश्नों में हम इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 38 को। दोस्तों मध्य प्रदेश में इनमें से वह कौन सा मैदान है जहां सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में नाबाद दोहरा शतक बनाया था? दोस्तों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर ने वनडे में अपना पहला नाबाद दोहरा शतक बनाया था। प्रश्न क्रमांक 39, क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक कहां जमाया था? ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। दोस्तों ग्वालियर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है? तो उस स्टेडियम का नाम है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम किस नगर में स्थित है? दोस्तों हम सभी जानते हैं तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में स्थित है।
अब हम चर्चा करते हैं तात्या टोपे स्टेडियम की। दोस्तों इसको हम शॉर्ट में टीटी स्टेडियम भी कहते हैं, जो कि भोपाल शहर में स्थित है। इस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। इस स्टेडियम का निर्माण 1962 में किया गया था। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 41। तो दोस्तों ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। यह एस्ट्रोटर्फ अर्थात कृत्रिम घास वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम है। प्रसिद्ध हॉकी ओबेदुल्ला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट इसी मैदान पर आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 42। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? दोस्तों हमें गलत या विषम जोड़ी पर टिक करना है। तो दोस्तों नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है, यह कथन सही है। होलकर स्टेडियम के सामने जबलपुर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबलपुर भी होलकर स्टेडियम भी इंदौर में ही स्थित है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर गलत जोड़ी पूछी गई थी। इसके अलावा रूपसैन स्टेडियम ग्वालियर में यह कथन भी सही है, और ऐशबाग स्टेडियम भोपाल यह कथन भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 42 का सही जवाब है। अब हम एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम को। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है। होलकर उषाराजे स्टेडियम भी इंदौर में ही है। कैप्टन रूपसैन स्टेडियम ग्वालियर में है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम ग्वालियर में है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा जिले में है। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर जिले में स्थित। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की। दोस्तों निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? तो दोस्तों रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में स्थित है, इसको हम टीटी स्टेडियम भी कहते हैं। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम यह रीवा में स्थित है, एवं होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 44। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, यह रीवा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 45। नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों हमने अभी देखा नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? प्रश्न क्रमांक 46। तो दोस्तों ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम इंदौर में नहीं है, यह रीवा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 47। इंदौर में खालिस्तान क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व से उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था, तो उस स्टेडियम का नाम है होलकर स्टेडियम। अब हम चर्चा करते हैं होलकर क्रिकेट स्टेडियम की। दोस्तों इसे उषाराजे क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। वर्ष 1961 में तुकोजीराव होलकर ने इंदौर में होलकर स्टेडियम का निर्माण करवाया। यहाँ 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया था। प्रश्न क्रमांक 48। उषाराजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं, उषाराजे क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में स्थित है। इसको हम होलकर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 49। वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित एक मैच में अपने दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर में आयोजित एक दिवसीय मैच में दोहरे शतक की पारी खेली थी। प्रश्न क्रमांक 50। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं रूपसैन क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, एवं इस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे दोहरा शतक लगाया था। अब हम चर्चा करते हैं रूपसैन क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि ग्वालियर में स्थित है। दूधिया रोशनी अर्थात इसमें डे नाइट मैच की सुविधा है कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम था। इस स्टेडियम में वर्ष 2010 में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया था।
प्रश्न क्रमांक 51, दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों जब हमें एक ही क्वेश्चन बार बार मिलता है या रिपीट होता है एक ही तथ्य, तो हमें वह तथ्य वहीं पर याद हो जाता है। तो दोस्तों आप एक एक तथ्य को ध्यान से सुने ताकि आपको बार बार इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हालांकि रिवीजन बहुत आवश्यक है। यदि आप एक निश्चित समय तक बुक या पुस्तक को रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर आपके माइंड से चीज़ें निकलने लगती हैं। इसलिए आप एक सोर्स चुनिए और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। लेकिन यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पुस्तक को पढ़ें तो हम बड़े ही ध्यान से उस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि हमें बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें याद हो जाएं, हमारे माइंड में तथ्य अच्छे से सेट हो जाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 52 की। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए? पहले ही देख चुके हैं, वर्ष 2010 में ग्वालियर के रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे नाबाद। प्रश्न क्रमांक 53, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उषा राजे स्टेडियम इंदौर जिले में स्थित है। इसको हम होलकर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बाकी स्टेडियम जो दिए हुए हैं, ईडन गार्डन कोलकाता में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है एवं ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। दोस्तों वैसे भी आप इन तीनों के नाम जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर स्टेडियम्स हैं और यहाँ पर आए दिन अंतर्राष्ट्रीय मैच होते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 54, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में स्थित है। इसको हम शॉर्ट में LNIP के नाम से भी जानते हैं। यह ग्वालियर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। ग्वालियर में स्थित, स्थापना 1957। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 55 की। दोस्तों निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र हिरवानी। अब हम चर्चा करते हैं नरेंद्र हिरवानी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मध्य प्रदेश के लिए खेला। वर्ष 1987-88 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने चेन्नई टेस्ट में बनाया था। प्रश्न क्रमांक 56, निम्नलिखित खेलों में से किसने नरेंद्र हिरवानी संबंधित थे या किससे नरेंद्र हिरवानी संबंधित थे? तो दोस्तों नरेंद्र हिरवानी का संबंध क्रिकेट से है एवं इन्होंने 16 सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था चेन्नई टेस्ट में वर्ष 1987-88 में, और यह रिकॉर्ड इन्होंने एक टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था। प्रश्न क्रमांक 57, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। प्रश्न क्रमांक 58, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया हुआ था? तो दोस्तों अब तक तो आपको यह प्रश्न का आंसर याद हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र हिरवानी किसके खिलाफ बनाया था? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने 16 विकेट लिए थे एक टेस्ट मैच में। प्रश्न क्रमांक 59, मध्य प्रदेश का ख्याति नाम एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता था? तो ऑप्शन नंबर सी स्टीपल चेज का संबंध था, स्टीपल चेज से संबंध था पान सिंह तोमर का। अब हम बात करते हैं पान सिंह तोमर की। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भिदोसा गांव में इनका जन्म हुआ। 1960 को दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेस चैंपियन थे। टोक्यो एशियन गेम्स 1958 में इन्होंने भाग लिया एवं 1981 में पुलिस मुठभेड़ में पान सिंह तोमर मारे गए। प्रश्न क्रमांक 60, मधु यादव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर सी मधु यादव का संबंध हॉकी से है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों के बारे में। मध्य प्रदेश जीके से संबंधित एग्जाम्स में जहां पर भी मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सब में
प्रमुख खेलों से संबंधित प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इन सभी महिला खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो हॉकी से संबंधित हैं, जिनमें शामिल है मधु यादव, पूनम रानी, अनुराधा देवी, करिश्मा यादव, रेणुका यादव आदि। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 60 तक कवर करते हैं। इसी चैप्टर के भाग 2 में हम प्रश्न क्रमांक 61 से अंत तक इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की आपकी सहायता करते हैं तो कृपया आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से उनके एग्ज़ाम की तैयारी में लाभ हो सकता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से रिलेटेड, किसी भी तथ्य से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब दिया जाए। यदि हम उस प्रश्न का उत्तर रिप्लाई के माध्यम से नहीं दे सकते तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके उस प्रश्न के लिए अलग से भी बना देंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रश्न क्या है एवं कितना एक्सप्लेन करने की उसकी आवश्यकता है और कितने व्यक्तियों तक। यदि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो सारे विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर हमारी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इन पर हम समय समय पर स्टडी मटेरियल, अपने वीडियोस के लिंक, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। आप इनसे जुड़कर हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी लें। और दोस्तों हम सब जानते हैं आने वाले समय में 2022-23 में मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी सरकारी भर्तियां निकलने वाली हैं। आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, जुटे रहें अपनी तैयारी में। मौके बार बार नहीं मिलते। हम देख रहे हैं पिछले कितने वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में भर्तियों की तंगी चल रही है। तो इस बार जो आप लोगों को सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है उसको आप ज़ाया ना होने दें या व्यर्थ ना गवाएं। अभी से बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाएं। तब तक ना रुकें जब तक कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो जाता। जय हिंद।